We are starting with specimen 23 का section C. तो ये स्पेसिमेन 23 P4। अब सेक्शन सी की जब अपन बात करते हैं तो सेक्शन सी हमारा जो है वो मैक्रो से होता है। अगेन वही बात है, कोई एक सवाल करना है और वाला सिनेरियो चल रहा है। सही है। 20 मार्क का क्वेश्चन होता है। AO1 AO2 14 मार्क होता है। AO3 जो है वो इवेल्युएशन के 6 मार्क होते हैं। सही है। तो पहले क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं। अब सुनना जरा, बड़ा अच्छा और टेक्निकल क्वेश्चन है ये। डिवैल्यूएशन devaluation of a country's currency will reduce a persistent balance of payment deficit on its current account in goods and services in the short run, but this will inevitably lead to high levels of inflation in the long run. Basically, जनरली हमने ये सीखा हुआ है कि हमें स्टेटमेंट से एग्री करना होता है 20 मार्क के क्वेश्चन में, जब हम 14 मार्क का कंटेंट डिस्कस कर रहे होते हैं। पर ये ऐसा सवाल है जहाँ पर एग्री करने में भी मसला है, क्योंकि शॉर्ट रन में आपको पता होगा लो इलास्टिसिटी वाला सिनेरियो चल रहा होता है। तो कहीं ना कहीं इस सवाल में ना एक इशू जो है वो हमें यही आएगा कि हम जो नॉर्मली फॉर्मेट फॉलो करते हैं उससे थोड़ा आउट होगा ये, और इस सेंस में आउट होगा कि आप स्टेटमेंट से अग्री तो कर रहे होगे पर कहीं ना कहीं आप स्टेटमेंट से डिसएग्री भी कर रहे होगे। मतलब बेसिकली सिनेरियो यहाँ पर ये चल रहा है कि ये स्टेटमेंट है ना कि करंट अकाउंट के डेफिसिट को आप कम कर सकते हो इन द शॉर्ट रन, तो यहाँ पर हमें शॉर्ट रन लॉन्ग रन दोनों बताना है, इलास्टिसिटी से खेलेंगे। ठीक है। और फिर हाई लेवल्स ऑफ इन्फ्लेशन इन द लॉन्ग रन वाली बात भी हम करेंगे। पर फिर जब हम इवैल्यूएशन पे जाएंगे ना तो हम इसको ये बताएंगे कि किस तरीके से शॉर्ट रन या लॉन्ग रन में डेफिसिट कम होगा या नहीं होगा। ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, मार्शल लर्नर वाली जो सिनेरियो था। फिर आप बोलो लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन आएगी नहीं आएगी, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे इवैल्यूएशन के ऊपर। तो एक जनरल आइडिया मैं आपको पहले से ही दे रहा हूँ कि जो नॉर्मली हम क्वेश्चंस करते हैं उससे थोड़ा रेयर क्वेश्चन है ये। सही है। पर बात वही है कि इतना हिलने वाला सवाल नहीं है, आराम से भी सकता है ये। ठीक है। क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट है हम उसमें ये करते हैं कि पूरा सवाल बता के फिर इवैल्यूएशन करते हैं, तो इसमें थोड़ी थोड़ी इवैल्यूएशन ना बीच में भी हो रही होगी आंसर के। सही है। अच्छा, तो स्टार्ट कैसे होगा? देखो सबसे पहले तो बिल्कुल वही वही सारी बातें करेंगे। सबसे पहले तो बिल्कुल पूरा डिवैल्यूएशन हमारा रिवाइज हो जाएगा लेक्चर उसका। सही है। वो मैं बता रहा हूँ क्यों होगी, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ना इसकी शॉर्ट रन वाली, ये थोड़ी कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट है। तो फिर यहाँ पर हमें साथ में लॉन्ग रन के बारे में भी बताना होगा, दोनों कंपेयर हो रहे होंगे, तो एक तरफ सरप्लस हो भी रहा होगा एक तरफ डेफिसिट हो रहा होगा। तो इवैल्यूएशन साथ साथ हो रही होगी इस वाले खाली मसले की वजह से। बाकी लॉन्ग रन वाली इन्फ्लेशन वाली बात तो हम अग्री करेंगे और फिर इवैल्यूएशन में डिसएग्री करेंगे इससे। और फिर हम ये बताएंगे कि शॉर्ट रन में डेफिसिट कम होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है मार्शल लर्नर कंडीशन वाले सिनेरियो पे। ठीक है। जब करूंगा तो समझ आ जाएगा क्या हो रहा है। सुनना जरा, मैंने थोड़ा सा पहले से ही बता दिया, ये बहुत रेयर है ये क्वेश्चन में। मतलब ये रेयर इस सेंस में कि इलास्टिसिटी वाली गेम है यहाँ पे। सही है। हमारे फॉर्मेट से रेयर है ये सवाल, ऐसा रेयर नहीं है, हमारे फॉर्मेट से जो रेयर है, जो हम फॉर्मेट फॉलो करते हैं नॉर्मली, जिस तरह मैंने सिखाया है आपको कि पहले पूरा आंसर करो और फिर इवैल्यूएशन करो और फिर कंक्लूजन करो। सही है। फॉलो हम वही करेंगे, खाली इस क्वेश्चन के लिए मैंने स्पेशली बता दिया। अब जरा सुनना, जब आप यहाँ पर अपना आंसर स्टार्ट करोगे ना तो सबसे पहले वही आपका इंट्रोडक्शन वाला सिनेरियो यहाँ पर आपने करना होगा। सही है। तो सबसे पहले तो आप उसको बताओ कि डी वैल्यूएशन का मतलब क्या है। जब अपन डी वैल्यूएशन की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ डेलिबरेट फॉल इन द करेंसीज वैल्यू, जब आप खुद अपनी करेंसी को आर्टिफिशियली कम करते हो। और ये नॉर्मली कौन से एक्सचेंज रेट में हो रहा होता है? फिक्स एक्सचेंज रेट में हो रहा होता है, जहाँ पर अपनी करेंसी को फिक्स किया हुआ होता है हमने, और अगर वो ऊपर हो जाती है तो उसको फिर खुद नीचे करना पड़ता है, जो तरीके होते हैं उसके थ्रू। सही है। फिर आप उसको बताओ परसिस्टेंट परसिस्टेंट करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है। सही है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट की जब अपन बात करते हैं, जब अपन करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि करंट अकाउंट डेफिसिट में क्या होता है, कि करंट अकाउंट डेफिसिट में जो है वो आपके आउटफ्लोस इनफ्लोस को एक्सीड कर रहे होते हैं। आउटफ्लोस ऑफ मनी एक्सीड्स इनफ्लोस ऑफ मनी। सही है। और फिर एक और इशू यहाँ पर जो क्रिएट होता है वो ये होता है कि हाउ टू फाइनेंस दिस डेफिसिट। तो फिर मैंने आपको बताया था, अगर फाइनेंशियल अकाउंट वगैरह से आप इसको फाइनेंस नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप इसको फाइनेंस नहीं कर सकते, तो फिर आपको ऑफिशियल रिजर्व्स को रन डाउन करना पड़ता है। सही है। तो आपके ऑफिशियल रिजर्व्स में वो यहाँ पर रन डाउन हो रहे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसको फाइनेंस तो किसी तरीके से करना है।
तो ऑफिशियल रिजर्व्स जो है वो यहाँ पर आपके कम होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। फिर आप उसके बाद उसको ये बताओगे। अच्छा, फिर उसके बाद आप उसको ये बताओगे कि डीवैल्यूएशन से जनरली क्या होता है। तो डीवैल्यूएशन का जनरल इफेक्ट क्या होता है। डीवैल्यूएशन का जनरल इफेक्ट ये होता है कि डीवैल्यूएशन की वजह से जो है वो आपकी एक्सपोर्ट की प्राइस, जो आपकी एक्सपोर्ट की प्राइसेस होती हैं वो क्या हो जाती हैं, कम, क्योंकि बाहर वालों को आपका मुल्क सस्ता लगता है, जिसकी वजह से आपकी जो एक्सपोर्ट की क्वांटिटी है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। एक्सपोर्ट के रेवेन्यू पे, टीआर के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, ये एक क्वेश्चन मार्क है, बिकॉज बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी। सही है। इसी तरीके से जब अपन डी वैल्यूएशन की बात करते हैं, तो डी वैल्यूएशन में जब हम इंपोर्ट की प्राइसेस की बात करते हैं, तो इंपोर्ट की प्राइसेस जो है वो यहाँ पर बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से असूलन इंपोर्ट की क्वांटिटी कम होनी चाहिए। पर वही बात है कि इंपोर्ट के टोटल एक्सपेंडिचर के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, अगेन इट डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी। फिर यहाँ से तुम जो है ना वो शॉर्ट रन लॉन्ग रन वाला सिनेरियो शुरू करोगे, और उससे पहले मैं आपको अभी से ये बता रहा हूँ कि व्हेन वी टॉक अबाउट शॉर्ट रन, शॉर्ट रन वो सिनेरियो होता है जहां पर आपकी इलास्टिसिटी इन इलास्टिक होती है, चाहे वो सप्लाई हो या वो डिमांड हो। इसी तरीके से जब अपन लॉन्ग रन की बात कर रहे होते हैं, तो लॉन्ग रन में आपकी इलास्टिसिटी इलास्टिक हो जाती है, चाहे वो डिमांड हो या वो सप्लाई हो। क्लियर है यहाँ तक, साथ में सब, कोई मसला। अब अब मैं पहले उसको बताऊंगा कि डीवैल्यूएशन से करंट अकाउंट डेफिसिट पे क्या इंपैक्ट आ रहा होता है। तो बढ़ भी सकता है, गिर भी सकता है, वही बात है, शॉर्ट रन लॉन्ग रन वाली पूरी आर्ग्यूमेंट कर रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं, साथ में इन्फ्लेशन की भी बात करूंगा, सुनना, बहुत सारी चेंज बनेंगी, जरा ध्यान देना। तो सबसे पहले जो है परसिस्टेंट का मतलब बस यही है कि लंबे टाइम तक है, चल चल ही रहा है वो करंट अकाउंट डेफिसिट, और जब वो चल रहा होता है तो उसको फाइनेंस करना होता है बाय रिजर्व्स, आप रिजर्व्स को यूज करके उसको फाइनेंस करते हो। सही है, जाहिर सी बात है, डेफिसिट है ना, तो कहाँ से पूरा हो रहा है वो डेफिसिट, फाइनेंस से हो रहा है, तो रिजर्व्स आपके रन डाउन होते हैं, जो ऑफिशियल रिजर्व्स होते हैं आपके। सही है। तो आप यहाँ पर उसको बोलोगे कि भाई जब डीवैल्यूएशन होती है तो आपकी एक्सपोर्ट की जो प्राइसेस हैं वो यहाँ पर हो जाती हैं कम। अब जब एक्सपोर्ट की प्राइसेस जो है वो यहाँ पर आपकी कम हो जाती हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पर बात करने लगा हूँ शॉर्ट रन की। और शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड होता है जहां पर एक डोमेस्टिक सप्लायर अपनी सप्लाई को इतना आसानी से एडजस्ट नहीं कर पाता, जहां पर आपका जो डोमेस्टिक सप्लायर है वो अपनी सप्लाई को जो है वो एडजस्ट नहीं कर पाता। क्लियर है ये चीज, क्योंकि दैट सी बात है, इन द शॉर्ट रन सप्लाई इज इन इलास्टिक, क्योंकि आप एकदम से एडजस्ट नहीं कर पाते। अगर आपकी एक्सपोर्ट की प्राइस कम हो भी जाती है तो आप एकदम से शायद इसकी डिमांड मीट ना कर पाओ, जो आपकी डिमांड बढ़ जाती है एक्सपोर्ट की। क्लियर है ये चीज। अभी इस पे ध्यान दो, मैं उसका आता हूँ, एक अलग आर्गुमेंट पे ना जाओ तो बेहतर है, पहले सवाल से रिलेटेड बात करते हैं। तो एक्सपोर्ट की प्राइस कम होगी तो इन द शॉर्ट रन आपका डोमेस्टिक सप्लायर इसको इजीली एडजस्ट नहीं कर पा रहा होगा, तो आप बेसिकली आप उसको क्या बोलोगे कि इन द शॉर्ट रन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इन इलास्टिक, जिसकी वजह से जो हमारी एक्सपोर्ट की बढ़ी हुई डिमांड होती है उसको हम सही तरीके से मीट नहीं कर पाते। और जब हम उसको सही तरीके से मीट नहीं कर पा रहे होते तो हमारा एक्सपोर्ट का रेवेन्यू जो है वो कम हो जाता है। फिर आप उसको ये बोलो कि भाई जब करेंसी डी वैल्यू होती है तो इंपोर्ट की प्राइसेस बढ़ती हैं। और जहां तक बात है शॉर्ट रन की, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं होता। शॉर्ट रन में जो है वो इन इलास्टिक डिमांड वाला सिनेरियो चल रहा होता है, हमारी पीईडी जो होती है वो इन इलास्टिक होती है, क्योंकि जब अपन इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो इंपोर्ट करते हुए जो है ना हम यहाँ पर कस्टमर होते हैं, और जब अपन कस्टमर होते हैं तो अपन पीईडी देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम अज्यूम ये करते हैं कि यार फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे, मैं जो चीज यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा हूँ वो एक इंपोर्टेड रॉ मटेरियल है। मैं जो चीज यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा हूँ वो एक इंपोर्टेड रॉ मटेरियल है, और जाहिर सी बात है अगर इंपोर्ट की प्राइसेस बढ़ भी जाएंगी तो शॉर्ट रन में मेरी डिमांड इन इलास्टिक होगी, क्योंकि यहाँ पर मैं एक कंज्यूमर हूँ। और क्योंकि यहाँ पर मैं एक कंज्यूमर हूँ तो इसकी वजह से जो है वो मेरे पास सिनेरियो यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि प्राइस जो है वो मेरे लिए ज्यादा से बढ़ेगी और क्वांटिटी जो है मैं कम से गिराऊंगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं मजबूर हूं, मुझे खरीदना पड़ेगा, तो मेरा इंपोर्ट का जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाएगा इन द शॉर्ट रन। और जब मेरा इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा इन द शॉर्ट रन, तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि ओवरऑल अगर हम अफेक्ट देखें तो क्या हो रहा है, इन द शॉर्ट रन मेरा जो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू है वो कम हो रहा है, इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ रहा है। तो आप उसको इस तरीके से बताओ कि इन द शॉर्ट रन जो है वो मेरा इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर एक्सीड कर रहा है एक्सपोर्ट के रेवेन्यू को, जिसकी वजह से आप उसको ये कह सकते हो कि हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो डेफिसिट हो रहा है। और जब बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट होता है तो जाहिर सी बात है ये करंट अकाउंट का पार्ट होता है, हमारे जो शुरू के दो कंपोनेंट्स होते हैं करंट अकाउंट के वो हमारे बैलेंस ऑफ ट्रेड के होते हैं।
और हमारा क्योंकि ट्रेड डेफिसिट हो रहा है तो करंट अकाउंट जो है वो कहीं ना कहीं हमारा वर्सन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इन द शॉर्ट रन हमारा करंट अकाउंट का डेफिसिट बढ़ रहा है। फिर आप मजीद इस पॉइंट को एक्सपेंड करो कि क्योंकि शॉर्ट रन में इंपोर्ट की प्राइसेस जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि शॉर्ट रन में हम मजबूर हैं, हमें अभी भी खरीदना पड़ रहा है, तो इसकी वजह से जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ रही है। और जब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है तो हमारा शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई जो है वो पीछे की तरफ शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में शॉर्टेज होगी, तो प्राइस लेवल जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन स्टार्ट होना हो जाएगी। और इस इन्फ्लेशन को जो है वो अपन क्या बोलते हैं, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। और क्योंकि कॉस्ट के बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन आ रही है तो अपन इसको क्या बोलेंगे, इट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और जब यहां पर आप इसका डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम बनाते हुए जो है वो आपको सबसे पहले वाई एक्सिस के ऊपर लिखना होगा प्राइस लेवल, एक्स एक्सिस के ऊपर आपको लिखना होगा रियल जीडीपी, और फिर जो है वो आपको एक डाउनवर्ड स्लोपिंग एग्रीगेट डिमांड बनाना है, अपवर्ड स्लोपिंग एग्रीगेट सप्लाई बनाना है। तो दिस इज शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, दिस इज एग्रीगेट डिमांड। एक मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम जो है उसको रिप्रेजेंट करो, एएस वाला बेसिक अपन जो है वो यहाँ पर डायग्राम बना रहे हैं, और आप एग्रीगेट सप्लाई को जो है वो पीछे की तरफ शिफ्ट करोगे। और जब इसको पीछे की तरफ आप शिफ्ट करोगे तो आप उसको बड़ी आसानी से उसको ये चीज दिखा दोगे कि भाई इन द शॉर्ट रन अगर देखा जाए तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है वो यहाँ पर हमारे पास आ रही है, क्योंकि प्राइस जो है वो बढ़ रही है, जीडीपी जो है वो हमारा यहाँ पर कम हो रहा है, और ये हमारा इक्विलिब्रियम नया आ गया मैक्रो इकोनॉमिक। ये वाला पॉइंट मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि जब शॉर्ट रन में आपकी एक्सपोर्ट की प्राइस कम भी हो जाती है ड्यू टू डीवैल्यूएशन, तो आप एक्सपोर्ट की प्राइस के बढ़ने से एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ेगी, जो कि बिल्कुल बढ़ेगी। पर मसला ये है कि इन द शॉर्ट रन आपकी सप्लाई इन इलास्टिक होती है। जब आपकी सप्लाई इन इलास्टिक होती है तो आप इस सप्लाई को इजीली एडजस्ट नहीं कर पाते। इसका मतलब जो डिमांड आपकी बढ़ भी जाएगी तो शायद उस डिमांड को आप सही से केटर ना कर पाओ, जिसकी वजह से आपका एक्सपोर्ट का रेवेन्यू कम हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो तभी एक्सपोर्ट का रेवेन्यू कम हो रहा है। यहाँ पर अपन ओ लेवल और एएस वाली बच्चों वाली बात नहीं करेंगे, अपन पीईएस की यहाँ पर बात करेंगे, एज एन ए टू स्टूडेंट आपको यहाँ पर सोचना है। क्लियर है ये चीज? अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा जे कर्व स्टार्ट हो गया है। हमारा जे कर्व कैसे स्टार्ट हो गया है? हमारा जे कर्व यहाँ पर इस तरीके से स्टार्ट हो गया है कि अगर हम यहाँ पर वाई एक्सिस पे लिखें बैलेंस ऑफ ट्रेड, यहाँ पर हम लिखें टाइम, तो ये मेरा पॉजिटिव एरिया है, ये मेरा नेगेटिव एरिया है, और यहाँ पर मेरा आ गया जीरो। जाहिर सी बात है एक गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी की करेंसी को डी वैल्यू इसलिए करती है क्योंकि उसको डेफिसिट से बचना होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है डी वैल्यूएशन इज द पॉलिसी टू करेक्ट अ करंट अकाउंट डेफिसिट। तो इसका मतलब हम यहाँ पर जब डी वैल्यूएशन करते हैं तो इनिशियली हम डेफिसिट पे ही होंगे, इनिशियली हम डेफिसिट में ही होंगे। और इनिशियली शॉर्ट रन में हमने जो सोचा होता है वो नहीं होता। जब आप इनिशियली डिवैल्यूएशन करते हो तो आपका डेफिसिट उल्टा बढ़ जाता है, आप पहले ही डेफिसिट पे हो, आपका डेफिसिट उल्टा बढ़ गया, क्योंकि हमने पीछे ये चीज डिस्कस करी कि इनिशियली जो है वो हमारा डेफिसिट बढ़ता है और इनिशियली करंट अकाउंट वर्सन होता है, डेफिसिट इंक्रीज होता है। तो क्लियरली यहाँ पर हमें एक जे कर्व के थ्रू समझ आ रहा है कि हमारा जे कर्व स्टार्ट हो गया है कि ए से बी हमारा डेफिसिट जो है वो यहाँ पर बढ़ गया। तो ए से लेके बी इन द शॉर्ट रन डेफिसिट जो है वो हमारा बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी इलास्टिसिटीज हैं, यहाँ पर जो हमारी इलास्टिसिटीज हैं वो लेस देन वन है। जाग रहे हो यहाँ तक? अब सुनना आगे। फिर आप उसको ये बोलो, फिर आप उसको ये बोलो भाई फिर एक टाइम पीरियड आता है लॉन्ग रन। अच्छा, जब लॉन्ग रन आता है तो पीईडी जो है, चलो पीईडी को भी नहीं कर रहे, लॉन्ग रन का डायरेक्ट सिनेरियो डिस्कस करते हैं। अच्छा, जब लॉन्ग रन वाला टाइम पीरियड आता है तो लॉन्ग रन वाले टाइम पीरियड में क्या होता है? सही है, जब अपन लॉन्ग रन वाले टाइम पीरियड की बात कर रहे होते हैं तो लॉन्ग रन वाले टाइम पीरियड में जब हमारी एक्सपोर्ट की प्राइसेज अगर कम हो भी जाती हैं, क्योंकि डीवैल्यूएशन कर रहे हैं, एक्सपोर्ट की प्राइस तो कम होगी। अगर एक्सपोर्ट की प्राइस कम होती है तो इस बार जो है हमारी सप्लाई इलास्टिक हो चुकी है, हम इजीली जो है वो सप्लाई को अब एडजस्ट कर सकते हैं और डिमांड को मीट कर सकते हैं। तो हमारा एक्सपोर्ट का रेवेन्यू जो है वो अब बढ़ जाएगा। और जब हमारा एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ जाएगा तो इस एक्सपोर्ट के रेवेन्यू के बढ़ने से हमें फायदा होगा। और वो फायदा क्या होगा? वो फायदा ये होगा कि जैसे ही एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। सही है, इसको थोड़ा सा ना मैं आगे की तरफ कर रहा हूँ, 2 मिनट हो गया। जैसे ही एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ेगा तो इनिशियली जो है वो हमें फायदा होगा, क्यों? क्योंकि हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा।
सही है। एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से फायदा होता है, पर क्या मैं फायदा इसको यहाँ पर बताऊंगा? एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से फायदा होता है तो यहाँ पर मैं क्या फायदा बताऊंगा या नहीं बताऊंगा? पहले तो मुझे ये बता दो, फायदा मुझे इवैल्यूएशन में बताना चाहिए या अभी बताना चाहिए? इवैल्यूएशन में बताना चाहिए। यहाँ पर आप नुकसान बताओ, एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से नुकसान क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से नुकसान ये होता है कि आपकी इकोनॉमी में हो जाती है शॉर्टेज। इस शॉर्टेज की वजह से जो है वो पहले के मुकाबले में प्राइस लेवल बढ़ जाती है, और इस प्राइस लेवल की वजह से जो इन्फ्लेशन यहाँ पर आती है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन आती है। तो देखो सवाल की स्टेटमेंट से एग्री कर लिया कि लॉन्ग रन में डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाती है, और इसको जो है तुम एक लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई के थ्रू पोर्ट्रे करोगे। अच्छा, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई के थ्रू पोर्ट्रे कैसे करेंगे? आप यहाँ पर एक डायग्राम बनाओ। सही है। डायग्राम जो है वो आपकी कुछ इस तरीके से होगी। इसको ना थोड़ा सही बना लेता हूँ इस बार, हमेशा मैं इसको रफ बनाता हूँ, जल्दी में बनती नहीं है ये। सही है। तो ये जो है वो आपका आ गया लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, यहाँ पर आपने लिखा प्राइस लेवल। तो यहाँ पर हम एक लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई बनाएंगे। हमने यहाँ पर शो कर दिया पोटेंशियल, यहाँ पर आपने लिख दिया रियल जीडीपी, ये आपकी आ गई प्राइस। आपने एक इनिशियल एग्रीगेट डिमांड शो करा, इस इनिशियल एग्रीगेट डिमांड को शो करके आपने एक एक्चुअल पोजीशन निकाल दी कि भाई करंटली इकोनॉमी जो है वो यहाँ पर स्टैंड कर रही है। फिर आपने जो है वो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया। सही है। तो शुरू शुरू में तो कुछ भी इन्फ्लेशन नहीं आएगी, फिर जब थोड़ा आगे जाओगे तो प्राइस कम से बढ़ेगी, फिर करोगे तो प्राइस ज्यादा से बढ़ेगी, और फिर एक ऐसा सिनेरियो आएगा जहां पर सिर्फ प्राइस बढ़ रही होगी। तो बेसिकली आप क्या करोगे, 81, 82, 83 एंड 84। तो आपने इनिशियली तो बताया उसको, इनिशियली तो इतना कोई मसला नहीं है। सही है, इनिशियली तो इतना मसला नहीं है, अच्छी बात है। पर जैसे जैसे आगे बढ़ोगे अब हल्का 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 जो है ना वो प्राइस का इंक्रीज आना शुरू हो जाएगा। ये रफ ही बनी है भाई, थोड़ी सी खैर है। सही है। तो आपका रियल जीडीपी इनिशियली ज्यादा से बढ़ेगा, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि प्राइस लेवल जो है वो ज्यादा से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, रनिंग इन्फ्लेशन वाला सिनेरियो आ जाएगा। और फिर एक टाइम आपका ऐसा आएगा जहां पर आपकी इकोनॉमी में हाइपर इन्फ्लेशन आ जाएगी, जब आप अपने पोटेंशियल के ऊपर जो है वो पहुंच जाओगे, क्योंकि रियल जीडीपी में कोई चेंज नहीं आ रहा होगा। तो आप उसको लॉन्ग रन में बताओगे कि भाई डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ रही है, एक्सपोर्ट रेवेन्यू के बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है। सही है। आपने उसको ये चीज यहाँ पर बता दी। फिर आप जो है ना वो इम्पोर्ट की प्राइजेस के ऊपर बात करोगे। किसके ऊपर बात करोगे? इम्पोर्ट की प्राइजेस के ऊपर बात करोगे। आप उसको यहाँ पर ये बोलो कि इन द लॉन्ग रन इम्पोर्ट की प्राइस तो जाहिर है कम हो रही है, क्योंकि डीवैल्यूएशन से सॉरी इम्पोर्ट की प्राइस तो जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि लॉन्ग रन में इम्पोर्ट की प्राइजेस, लॉन्ग रन हो या शॉर्ट रन हो, डीवैल्यूएशन से इम्पोर्ट की प्राइजेस तो बढ़ती हैं। तो आप उसको ये चीज बोलो कि इम्पोर्ट की प्राइस बढ़ तो रही है, पर इस बार जो है ना वो हमारी डिमांड इलास्टिक होगी, क्योंकि अब हमने ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ लिए होंगे। हो सकता है कि यार हमारे पास जो है वो ऑप्शंस डेवलप हो गए हैं। हो सकता है कि यार हमने जो है ना वो डोमेस्टिक में एडजस्टमेंट कर लिया और हम डोमेस्टिक सब्स्टिट्यूट के ऊपर आ गए, और अब हमें जो है ना वो रॉ मटेरियल खरीदने की जरूरत नहीं है किसी बाहर कंट्री से। तो यहाँ पर अब सिनेरियो क्या ऐसा है कि अगर हमें बाहर वाला रॉ मटेरियल महंगा भी पड़ेगा ना तो अब हम नहीं खरीदेंगे। इसका मतलब इन द लॉन्ग रन जब इंपोर्ट की प्राइस बढ़ती है तो आपका इंपोर्ट का जो एक्सपेंडिचर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और फिर आप इस चीज को भी आप जो है ना वो जे कर्व से लिंक करोगे कि भाई इन द लॉन्ग रन जो है वो अगर देखा जाए तो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू एक्सीड कर रहा है इंपोर्ट के एक्सपेंडिचर को। तो यहाँ पर जो है वो आपका ट्रेड जो है वो क्या हो रहा है, सरप्लस हो रहा है। और जब आपका ट्रेड यहाँ पर सरप्लस हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो है आपका करंट अकाउंट जो है वो अब शायद इंप्रूव करना स्टार्ट कर जाए। और अगर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट में है, जो कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है, तो वो डेफिसिट अब कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप लॉन्ग रन वाले टाइम पे आओगे, अब आप देखो आपका जो है ना ये ऊपर की तरफ लाइन जाना शुरू हो गई और आपका डेफिसिट जो है वो कम होना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि बी से लेके सी वाली जो आपकी पोजीशन चल रही है वो कौन सी है, वो सरप्लस वाली पोजीशन है। सही है। और ये वो वाली पोजीशन है जहां पर आपकी इलास्टिसिटीज जो है, जहां पर आपकी इलास्टिसिटीज जो है वो मोर देन वन हो जाती हैं, जहां पर आपकी इलास्टिसिटीज क्या हो जाती हैं, मोर देन वन हो जाती हैं। क्लियर है ये चीज? जहां पर आपकी इलास्टिसिटीज जो है वो मोर देन वन हो जाती हैं। क्लियर है यहाँ तक कोई मसला? ये हमारा वन पार्ट ऑफ द आंसर खत्म हो चुका है। अब मुझे इवैल्यूएशन की तरफ आना है, अब मुझे इवैल्यूएशन की तरफ आना है। सबसे पहले तो मैं उसको बोलूंगा कि भाई करंट अकाउंट डेफिसिट शॉर्ट रन में कम होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर, ये डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर। ये डायग्राम तो हमने बना लिया। अच्छा, इस डायग्राम को हम अपनी इवैल्यूएशन में भी यूज करेंगे, हाँ? सही है। अच्छा, इवैल्यूएशन में तुम क्या बताओगे?
हाउएवर वाला जो सिनेरियो आपका होता है उस पर आप क्या बताओगे? सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट बड़ा अच्छा पॉइंट है, चल बेटे बेहतरीन यार, ये वाला पॉइंट भी लिखना है। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट तो उसको ये बोलो कि भाई करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है मार्शल लर्नर कंडीशन के ऊपर। मार्शल लर्नर कंडीशन ये स्टेट करती है कि दी कंबाइंड इलास्टिसिटीज ऑफ एक्स एंड एम शुड बी ग्रेटर देन वन। इसका मतलब ये बेसिकली कह रहा है कि इलास्टिक डिमांड वाला सिनेरियो होना चाहिए और लॉन्ग रन वाला सिनेरियो होना चाहिए। तो बेसिकली ये जे कर फिर बी से सी की पार्ट वाली बात कर रहा है जहां पर वो पढ़ रहा होता है। तो मार्शल लर्नर कंडीशन के अकॉर्डिंगली अगर ये कंडीशन मीट कर गई, अगर ये कंडीशन मीट कर गई तो फिर हमारा जो डेफिसिट है ना वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट तो यहाँ पर आपने मार्शल लर्नर कंडीशन पर डाल दिया, डेट इज एमएलसी। फिर उसके बाद आप क्या करोगे? फिर आप उसको बोलो मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर देखा जाए, ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट मैं अब आपको बता रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर देखा जाए भले हम लॉन्ग रन वाले पॉइंट के ऊपर आ गए, पर कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ रॉ मटेरियल जैसे होते हैं कि चाहे शॉर्ट रन हो या लॉन्ग रन हो, उनकी डिमांड हमेशा इनइलास्टिक ही होती है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल क्या है? चाहे लॉन्ग रन हो या शॉर्ट रन हो, आपको लॉन्ग रन में भी उसके सब्सिट्यूट्स नहीं मिलते, आपको मजबूरी में भी मंगवाना पड़ता है। किस चीज की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम? कौन से रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑयल की। ऑयल एक ऐसी चीज है जहां पर आपको मजबूरी में भी मंगवाना पड़ेगा। तो ऑयल एक ऐसी चीज है, आप कुछ भी कर लो, आपकी डिमांड जो है ना वो हमेशा इनइलास्टिक रहेगी, चाहे शॉर्ट रन हो या लॉन्ग रन हो। क्योंकि जनरली अगर देखा जाए तो ऑयल जो है ना वो एक बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट है, चाहे शॉर्ट रन हो या लॉन्ग रन हो। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इम्पोर्ट होता है काफी कंट्रीज का। तो चाहे कुछ भी हो जाए, इसकी डिमांड इनइलास्टिक ही रहनी है। यहाँ पर हम फंसे हुए होते हैं हमेशा कहीं ना कहीं। तो कुछ सिनेरियोज में लॉन्ग रन शॉर्ट रन वाली बात अप्लाई नहीं होती। क्लियर है ये चीज? फिर आप उसको ये बोलो कि भाई सवाल में बोला हुआ है कि भाई लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन आती है, तो आप उसको ये बताओ कि हमने लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का डायग्राम पहले से ही बनाया हुआ है। आप उसको बोलो कि भाई ये जो लॉन्ग रन में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, इससे इन्फ्लेशन आ रही है, इस चीज की गारंटी क्या है? इसकी इन्फ्लेशन आ रही है, इस चीज की क्या गारंटी है? आप उसको बोलो कि अगर इकोनॉमी में स्पेयर कैपेसिटी है, अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशनरी गैप ज्यादा है, तो उस सिनेरियो में इन्फ्लेशन नहीं आएगी। उस सिनेरियो में इन्फ्लेशन नहीं आएगी अगर स्पेयर कैपेसिटी ज्यादा है, डिफ्लेशनरी गैप ज्यादा है, तो उस सिनेरियो में इन्फ्लेशन जो है वो इतनी नहीं आएगी। फिर आप उसको ये चीज भी बोलो कि भाई ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बढ़ने से आपकी इकोनॉमी में जो है वो प्रोडक्शन बढ़ती है, और इस प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से आपका डिमांड फॉर लेबर बढ़ता है, और इस डिमांड फॉर लेबर के बढ़ने की वजह से आपकी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होती है, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी में इनकम्स बढ़ती हैं और आपकी इकोनॉमी में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप उसको बोलो कहीं ना कहीं जब इकोनॉमी में इनकम्स बढ़ती हैं तो गवर्नमेंट का टैक्स का रेवेन्यू बढ़ता है, और गवर्नमेंट फिर अपनी स्पेंडिंग बढ़ा सकती है, और गवर्नमेंट जो है वो और ज्यादा फायदा इकोनॉमी में लेके आ सकती है। अगर आपको एज एन A2 स्टूडेंट ये चीज समझानी है तो आपको ये बताना चाहिए कि एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से इकोनॉमी में एक मल्टीप्लायर अफेक्ट वाला सिनेरियो होता है। और वो मल्टीप्लायर इफेक्ट समझाने के लिए आप क्या करोगे? आप यहाँ पर उसको अज्यूम करो कि भाई आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो 0.8 चल रहा है, और अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगाऊं दैट इज 1/1 - MPC, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो मल्टीप्लायर यहाँ पर आ रहा है वो 5 आ रहा है। तो आप उसको एग्जाम्पल दो कि अगर 100 मिलियन से भी हमारी इकोनॉमी में जो है फॉर एग्जाम्पल एग्रीगेट डिमांड हमारी जो है वो बढ़ जाती है, कोई भी एक कंपोनेंट हमारा बढ़ जाता है, जैसे सी बढ़ जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो उस सिनेरियो में ये मल्टीप्लाई बाय 5 होगा, तो $500 मिलियन की जो है वो हमारी इकोनॉमी में इनकम जनरेट होगी। और फिर आप उसको ये भी बोलो कि भाई एक इशू जो है वो यहाँ पर आप उसको बता सकते हो अपने आंसर में। आप उसको ये चीज बोलो कि भाई आप डीवैल्यूएशन करके करंट अकाउंट डेफिसिट को कम कर रहे हो, पर डीवैल्यूएशन का एक बहुत बड़ा मसला है। मसला यहाँ पर ये है कि कॉन्फ्लिक्ट आता है बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स। आप बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम को तो खत्म करने में शायद कामयाब हो जाओगे, पर कहीं ना कहीं दूसरे मसले खड़े हो जाएंगे। आप उसको बोलो कि आप BOP डेफिसिट वाले मसले को हल कर दोगे, आप जो है वो डीवैल्यूएशन करके अपनी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट भी लेके आ जाओगे। पर यहाँ पर हमने खुद आंसर में डिस्कस करा था कि कहीं ना कहीं चांस होता है इन्फ्लेशन आने का, तो फिर प्राइस स्टेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव जो है वो कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा विद अदर ऑब्जेक्टिव्स। तो आप बोलो बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट को खत्म करने के लिए आपने पॉलिसीज तो लगा दी, पर कहीं ना कहीं आपके दूसरे ऑब्जेक्टिव्स कॉन्फ्लिक्ट कर जाएंगे। तो आपको बहुत केयरफुली जो है
आपको जो है वो केयरफुली जो है बहुत अपनी पॉलिसीज को लगाना चाहिए। क्लियर है ये चीज? कोई मसला? और एंड में आप अपने आंसर को कंक्लूड करोगे। मैं आपको ना कंक्लूजन पढ़वाता हूँ। ये लिख सकते हो आप, बिल्कुल लिख सकते हो, इसमें सही पॉइंट है ये। सही है। एमपीसी 0.8 का मतलब ये है कि अगर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है और इकोनॉमी में 80% स्पेंड होगा, 20% सेव होगा, तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला हमने 5 हमारे पास मल्टीप्लायर आया, तो 100 मिलियन की अगर इन्वेस्टमेंट होती है तो 5 बार मल्टीप्लाई होगी तो 5, मतलब बेसिकली ये जो मैंने पूरा फॉर्मेट लिखा हुआ है ना यहाँ पर, आप उसको उसके थ्रू समझा सकते हो कि भाई मल्टीप्लायर इफेक्ट आ रहा है। देन A2 स्टूडेंट आपको चाहिए कि आप मल्टीप्लायर इफेक्ट का जिक्र करो। पहला वाला पॉइंट मार्शल लर्नर कंडीशन का है कि अगर डीवैल्यूएशन करते हैं तो मार्शल लर्नर कंडीशन ये कहती है कि एक्स एंड एम की कंबाइंड इलास्टिसिटी, जो कंबाइंड इलास्टिसिटी होती है, शुड बी ग्रेटर देन 1। मतलब ये कह रहा है कि इलास्टिक होना चाहिए इलास्टिसिटीज, क्योंकि जब इलास्टिक इलास्टिसिटीज होंगी उसी केस में आपका ये जे कर्व वाला ये वाला इफेक्ट आएगा, क्योंकि ये वाला इफेक्ट की बात कर रहा है मार्शल लर्नर कंडीशन। तो इनिशियली जब आप डी वैल्यू करते हो तो शॉर्ट रन में आपका डेफिसिट बढ़ता है, लॉन्ग रन में आपका डेफिसिट कम होता है। क्लियर है ये चीज? सही है। तो अगर हम इसका आंसर देखें, वो भी बना सकते हो, पर हमने वो LRAS बना दिया ना, इसमें बेटे पर जरूरत नहीं है, वो सेम हो जाएगा। वो रेपिटेशन हो जाएगी डायग्राम्स की अगर आपने AE ऊपर शिफ्ट करके दिखा दिया, क्योंकि हमने LRAS ऑलरेडी बना लिया है। ठीक है। ठीक है, तो मैं शुरू से लेके एंड तक अब वापस से ना उसको थोड़ा वो कर रहा हूँ, सुनना जरा। सबसे पहले आपने बताया कि डीवैल्यूएशन अंदर फिक्स एक्सचेंज रेट होती है। परसिस्टेंट करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब है आउटफ्लोज आर ग्रेटर देन इनफ्लोज। इसको फाइनेंस करने के लिए फिर ऑफिशियल रिजर्व्स को रन डाउन करना पड़ता है, तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। इस मसले को हल करना है तो इस मसले को हल करने के लिए डीवैल्यूएशन करते हैं। डीवैल्यूएशन करते हैं तो एक्सपोर्ट की प्राइस कम होती है, इंपोर्ट की प्राइस बढ़ती है। एक्सपोर्ट के रेवेन्यू पे और इंपोर्ट के एक्सपेंडिचर पे जो अफेक्ट आता है डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटीज। शॉर्ट रन में इलास्टिसिटीज इनइलास्टिक होती हैं, चाहे वो डिमांड हो या सप्लाई हो। लॉन्ग रन में इलास्टिसिटीज इलास्टिक हो जाती हैं, चाहे वो डिमांड हो या सप्लाई हो। फिर आपने अपना पहला सिनेरियो शुरू करा शॉर्ट रन वाला। आपने बताया कि इन द शॉर्ट रन अगर एक्सपोर्ट की प्राइस कम भी हो जाती है तो एज अ डोमेस्टिक सप्लायर यू कैन नॉट एडजस्ट सप्लाई इजीली, तो आप डिमांड को इतनी आसानी से मीट नहीं कर सकते, तो आपका एक्सपोर्ट का रेवेन्यू कम हो जाता है। फिर आपने बोला कि भाई शॉर्ट रन में अगर इंपोर्ट की प्राइस बढ़ती है तो हमारी डिमांड इन इलास्टिक होती है, हम कोई इंपोर्टेड रॉ मटेरियल मंगवा रहे होते हैं और हम इतनी जल्दी स्विच नहीं कर सकते, तो हमें फिर भी वो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। तो शॉर्ट रन में हमारी इंपोर्ट की प्राइसेस बढ़ने की वजह से इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, क्योंकि हम मजबूरी में भी उसको खरीद रहे होंगे। तो इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर एक्सपोर्ट के रेवेन्यू को एक्सीड कर रहा है, तो शॉर्ट रन में डीवैल्यूएशन होने से हमारा ट्रेड डेफिसिट होता है, जिसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट मजीद वर्सन होगा। क्लियर है ये चीज? तो आपने जो है वो अपना जे कर स्टार्ट किया। आपने बोला इनिशियली डीवैल्यूएशन आपके सिचुएशन को वर्सन करता है। फिर आपने एक और बात बताई कि इन दी शॉर्ट रन क्योंकि रॉ मटेरियल महंगा पड़ रहा है तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, जिसकी वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगी, जिसको आपने ग्राफिकली जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद जो है वो आपने क्या करा, उसके बाद आप लॉन्ग रन वाले सिनेरियो में एंटर हुए जहां पर आपने एक्सपोर्ट की प्राइस को कम करा, और अब हमारी सप्लाई इलास्टिक हो चुकी है, तो हमारा एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ जाएगा, बिकॉज वी कैन इजीली एडजस्ट सप्लाई राइट नाउ। तो हमारा एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ जाएगा, मैं डिमांड आसानी से मीट कर लूंगा। और जहां तक इंपोर्ट की प्राइसेस बढ़ने की बात है, इस बार मैं मजबूरी में इंपोर्टेड रॉ मटेरियल नहीं खरीदूंगा, क्योंकि टाइम पीरियड लॉन्ग रन का है। मैंने अपने ऑप्शंस डेवलप कर लिए होंगे, या तो मैं किसी डोमेस्टिक सब्सिट्यूट पे शायद आ जाऊं, तो मेरा इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, क्योंकि इलास्टिक में यही होता है। तो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू इंपोर्ट के एक्सपेंडिचर को एक्सीड कर रहा है, जिसकी वजह से ट्रेड सरप्लस होगा, करंट अकाउंट इंप्रूव हो जाएगा, तो आपका जे कर्व जो है अब डेवलप होना स्टार्ट होगा और ये ऊपर जाना शुरू होगा। तो ये बेनिफिशियल वाली चीज आ गई। फिर आपने उसको ये बोला कि यार लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन हो सकती है, क्यों? क्योंकि जब एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, विच विल लीड टू डिमांड फॉर इन्फ्लेशन, जिसको हमने LRAS वाले ग्राफ से डेवलप करा। फिर मैंने इवैल्यूएशन स्टार्ट करी और मैंने बोला कि भाई डी वैल्यूएशन से अगर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा, ये डिपेंड करता है मार्शल लर्नर कंडीशन के ऊपर। मार्शल लर्नर कंडीशन ये कहती है द कंबाइंड इलास्टिसिटीज ऑफ एक्स एंड एम शुड बी ग्रेटर देन 1। इलास्टिक वाला सिनेरियो होना चाहिए। इलास्टिक वाले सिनेरियो में ही करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो आपका कम होगा।
मोस्ट इंपॉर्टेंटली कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जहां पर लॉन्ग रन शॉर्ट रन अप्लाई नहीं होता। अगर आपका इंपोर्ट एक बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इंपोर्ट अगर ऑयल है, तो ऑयल एक ऐसी चीज है जो कि कुछ कंट्रीज इसका डोमेस्टिक सब्स्टिट्यूट ढूंढ ही नहीं सकती, उनको लॉन्ग रन में भी खरीदना पड़ेगा महंगा। और एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से इन्फ्लेशन आएगी या नहीं आएगी इस बात की भी गारंटी नहीं है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द स्पेयर कैपेसिटी, डिफ्लेशनरी गैप पर डिपेंड करता है। और एग्रीगेट डिमांड का बढ़ना कहीं ना कहीं फायदेमंद भी होता है, क्योंकि इससे अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, इससे गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यूज बढ़ते हैं, तो फायदा भी है यहाँ पे, नुकसान नहीं है हमेशा लॉन्ग रन। फिर आप ये भी कह सकते हो कि डीवैल्यूएशन के होने से कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स, तो बीओपी डेफिसिट और फुल एम्प्लॉयमेंट वाला ऑब्जेक्टिव तो आप शायद अचीव कर लो, पर प्राइस स्टेबिलिटी से यहाँ पर आपका जो है वो एक बहुत मेजर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। क्लियर है ये चीज? सही है। इलास्टिसिटी होगी ना बेटा, इलास्टिक डिमांड इन इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक सप्लाई इन इलास्टिक सप्लाई, तो एक्स एंड एम में यहाँ पर डिमांड और सप्लाई की इलास्टिसिटी दोनों आ रही हैं, तो कंबाइंड शुड बी ग्रेटर देन वन इलास्टिक सिनेरियो, क्योंकि जब तक इलास्टिक नहीं होगी तो आपका ये ऊपर नहीं जाएगा। ये वाला सिनेरियो चाहिए मुझे, लॉन्ग रन में ही ट्रेड सरप्लस होता है वरना नहीं होता। तो मार्शल अंडर कंडीशन यही कहता है कि अगर आपको डीवैल्यूएशन से फायदा चाहिए, आपकी पीईडी मोर देन वन होनी चाहिए और पीईएस भी मोर देन वन होनी चाहिए, मतलब कंबाइंड इलास्टिसिटी एक्स और एम मिला के मोर देन वन होना चाहिए। जैसे अगर फॉर एग्जांपल एक्स 0.5 है, तो एम फॉर एग्जांपल 0.6 होगा, तो कंबाइंड 1.1 हो गया, तो मोर देन वन हो गया, तो आपका ट्रेड सरप्लस हो जाएगा, तो फिर जे कर्व में ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे। क्लियर है चीज? तो काइंडली डीवैल्यूएशन वाला टॉपिक डिस्कस रिवाइज करो, ये मैंने सब चीजें बताई थी लेक्चर में। अब देखो इसका हम अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर इतना ज्यादा लंबा नहीं होगा, देखा जाए तो तीन डायग्राम यहाँ पर आपकी बन रही होंगी। सही है। और जो है मैं डायरेक्ट यहाँ पर जो है वो आपके उस पर आ रहा हूँ, कंक्लूजन पे। देखो कंक्लूजन देखो जरा। In order to conclude, it is not clear whether a devaluation of the currency will solve a current account deficit in either the short run or the long run. सबसे पहली चीज। Similarly, the impact on the general price level will depend on number of variables which are difficult to predict or measure accurately. Straight forward summarize कर दिया आंसर को, कि सवाल ही आपने स्टेटमेंट ही बड़ी कॉम्प्लिकेटेड दी है, ये स्टेटमेंट ही बहुत चीजों पे डिपेंडेंट थी जो सवाल की स्टेटमेंट थी। क्लियर है ये चीज? तो इसका लाजमी तौर पे आंसर रीड करना, ड्राइव पे जब अपलोड होगा, तो काफी बच्चों के तारे जमीन पे लग रहे हैं मेरे को। है ये? मैंने आपको शुरू में तभी तो बता दिया था, मेंटली प्रिपेयर कर दिया था, फिर भी मेंटली प्रिपेयर नहीं था। अच्छा। अब ये सुनना जरा, ये आसान सवाल है, जल्दी हो जाएगा, आप गौर से सुनो। Assess the contribution of foreign direct investment to the improvement of the standard of living in low income countries. इंट्रोडक्शन देंगे सबसे पहले, तो वही बात है, 20 मार्क का सवाल है, 14 मार्क की आपकी A1 A2 होगी, फिर आपकी A3 होगी, विच इज इवैल्यूएशन, फिर आंसर आपका कंक्लूड होगा। सही है। तो यहाँ पर आप जब अपना आंसर स्टार्ट करोगे तो ये सवाल आपको आसान लगेगा, और इस पेपर में करना भी यही सवाल चाहिए था मेरे हिसाब से। हाँ, सवाल की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप उसको सबसे पहले बताओ कि एफडीआई जो है वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, जब कंपनीज दूसरी कंट्री में जाके पैसा लगाती हैं, जैसे नॉर्मली जो है ये मल्टीनेशनल वाला सिनेरियो होता है, एमएनसीज की यहाँ पर बात हो रही है। सही है। अब एमएनसीज जो है ना वो किस किस फॉर्म में पैसा लगाती हैं यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए। नॉर्मली जो ये लोग पैसा लगा रहे होते हैं ना वो फिक्स कैपिटल के फॉर्म में होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मशीनरी पे जो है वो पैसा खर्च कर रहे होते हैं दूसरी कंट्री में जाके, या वो अपनी फैक्ट्रीज लगा रहे होते हैं। सही है, फैक्ट्री की बिल्डिंग करते हैं अपनी, तो फैक्ट्री जो है वो यहाँ पर लग जाती हैं। तो बेसिकली नॉर्मली जितना भी वो पैसा लगा रहे होते हैं ना मल्टीनेशनल, वो एक कंट्री के सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर लगा रहे होते हैं, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा फायदा होता है। सही है। फिर आप उसको बताओ कि सवाल में लो इनकम कंट्री के बारे में जिक्र करा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक लो इनकम कंट्री क्या होती है। जब मैं लो इनकम कंट्री की बात करता हूं, तो लो इनकम कंट्रीज वो कंट्रीज होती हैं जहां पर प्रोडक्टिविटी जो है वो कम होती है, जहाँ पर वर्कर्स जो है वो अनस्किल्ड होते हैं, जहाँ पर हेल्थ वगैरह इतनी अच्छी नहीं होती, तो प्रोडक्टिविटी कम होती है। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, डिपेंडेंसी रेशियोज जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं, लोग जो हैं वो डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब है जैसे 1:4 या 1:5 होगा, कि 4 लोग और 5 लोग एक कमाने वाले के ऊपर डिपेंडेंट हैं।
फिर यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पर लो जीडीपी पर हेड है। लो जीडीपी पर हेड का मतलब है यहाँ पर लोग इतना पैसा नहीं कमा रहे होते, तो लो इनकम पर हेड होता है। और सबसे बड़ा मसला जो लो इनकम कंट्रीज का होता है वो क्या होता है, दैट इज डिपेंडेंस सिग्निफिकेंट डिपेंडेंस ऑन द प्राइमरी सेक्टर। सही है, प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंस होती है, खेती बाड़ी के ऊपर चल रहे हो। क्लियर है ये चीज, एग्जाम्पल है सर आप बिल्कुल दे सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से जो है आप यहाँ पर मजीद उसको बताओ कि लो लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है कि भाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना है। तो इम्प्रूव करने के लिए पहले ये बताओ कि लो लिविंग स्टैंडर्ड होता क्या है, क्योंकि जब आप इम्प्रूव करोगे तो फिर आपको बार बार बताना नहीं पड़ेगा। आप उसको बोलो कि लो लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि जब एक कंट्री में पॉवर्टी लेवल्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप उसको ये कह सकते हो कि इन इक्वालिटी ऑफ इनकम ज्यादा होती है, हाउसिंग वगैरह पुअर होती है। आप कह सकते हो कि एजुकेशन एंड हेल्थ केयर का एक्सेस काफी लोगों को होता नहीं है, और अगर एक्सेस होता भी है तो ये अप टू द मार्क नहीं होता। सही है, क्वालिटेटिव वाइज। फिर आप यहाँ पर बोलो पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा इशू है, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, लोगों को एजुकेशन नहीं होती इस चीज की, तो लोग फैमिली प्लानिंग यहाँ पर नहीं कर रहे होते। सही है, दिमाग नहीं होता, पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ती जाती है, सोचते नहीं है फ्यूचर का। सही है। अब आप यहाँ पर उसको ये बताओ कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है ना वो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस से लिंक्ड है। अब एक कंट्री में अगर एफडीआई आ रही है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बढ़ेगी, और जब इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बढ़ेगी तब जाके जो है वो उस कंट्री का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ रहा होगा। सीधी साफ बात। अब आप उसको बताओ कि किस तरीके से एफडीआई जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड एक कंट्री को बढ़ाती है। यहाँ तक क्लियर है, कोई मसला है? मेरे ख्याल में ये सवाल तो आसान है। सही है। फिर फिर आप बताओ एफडीआई कैसे बढ़ाता है स्टैंडर्ड। आप उसको ये चीज बोलो कि सबसे पहली बात, हमने ऊपर ऑलरेडी बता दी ये चीज कि एफडीआई जो है वो किधर स्पेंड कर रहा होता है, सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर पैसा लगा रहा होता है। सही है, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो है वो पैसा लगा रहा होता है, फैक्ट्रीज वगैरह के ऊपर पैसा लगा रहा होता है। तो जाहिर सी बात है वो अपने तौर तरीकों से काम करेगा, तो हो सकता है कि वो न्यू टेक्नोलॉजी ले आए। सही है, हो सकता है कि जब वो हमारी कंट्री के वर्कर्स को हायर करेगा तो हमारे वर्कर्स को वो ट्रेन कर देगा, तो ट्रेनिंग ऑफ द वर्कफोर्स होगी। सही है, फिर फैक्ट्रीज बिल्ड करेगा तो जाहिर सी बात है उसमें भी हमें जो है वो कहीं ना कहीं फायदा हो रहा होगा। तो यहाँ पर आप उसको ये चीज बताओ कि यार ये वर्कफोर्स की ट्रेनिंग से जो है वो वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी में जो है वो चेंज आ रहा होगा, फैक्ट्रीज बिल्ड होंगी तो उससे भी हमारी जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही होगी। अब आप उसको चेन क्रिएट करो। चेन यहाँ पर आप इस तरीके से क्रिएट करोगे कि जब आपने एफडीआई ने एक कंट्री में आके उसकी प्रोडक्टिविटी जब बढ़ा दी, तो जाहिर सी बात है उस कंट्री का जो है वो आउटपुट बढ़ना स्टार्ट होगा। और जाहिर सी बात है हायरिंग भी होगी वर्कर्स की, तो एम्प्लॉयमेंट तो वैसे ही बढ़नी है। और जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इकोनॉमी में जो है वो इनकम्स बढ़ेंगी, फिर जो है वो इकोनॉमी में जीडीपी भी बढ़ेगा, और इकोनॉमी में एक मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा। वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ जो पीछे वाले क्वेश्चन में करी थी, एज एन ए टू स्टूडेंट जब आप एग्रीगेट डिमांड और जीडीपी सारी वगैरह बढ़ा के दिखाते हो तो आप उसको मल्टीप्लायर इफेक्ट लाजमी तौर पे बताओ। बताओगे अगर एफडीआई एक इकोनॉमी में आके इन्वेस्टमेंट करता है लेट से 100 मिलियन की, सही है, तो हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो है वो यहाँ पर बढ़ेगा। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो है वो यहाँ पर बढ़ रहा है। 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, ये मल्टीप्लाई होती है, ये सिर्फ 100 मिलियन का जनरेट नहीं करती, ये मल्टीप्लाई होती है। ये एमपीसी के हिसाब से मल्टीप्लाई होती है। अगर मैं एमपीसी अज्यूम करता हूँ 0.8 है तो मेरा मल्टीप्लायर कितना आएगा, 5, क्योंकि आप 1/1 माइनस एमपीसी वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो 1/1 माइनस 0.8 करोगे तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ रहा होगा 5। इसका मतलब $500 मिलियन की इनकम जो है वो जनरेट हो रही होगी। तो एक फिक्स एग्जांपल है, इसको रट्टा मार लो, यही वाली लिख लिया करो हमेशा। फिर आप ये भी उसको बोलो कि भाई रियल वेल्थ यहाँ पर क्रिएट हो रही है, रियल इनकम जो है वो यहाँ पर बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं जो है वो कंट्री को फायदा तो हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू भी यहाँ पर बढ़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग पैसा कमा रहे हैं, मल्टानेशनल भी टैक्स देगी वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर आप उसको बोलो कि गवर्नमेंट को जब टैक्स मिलेगा तो गवर्नमेंट यही पैसा जो है वो लगा सकती है, और गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को जो है वो बढ़ाएगी। गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को बढ़ा के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा सकती है, कैसे? अगर वो सही जगह पे स्पेंड करे, अगर गवर्नमेंट सही जगह पे स्पेंड करे। जैसे अगर फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट जो है वो हेल्थ केयर के ऊपर स्पेंड करती है, जब वो हेल्थ केयर के ऊपर स्पेंड करेगी, जब वो हाउसिंग के ऊपर स्पेंड करेगी, जब वो एजुकेशन के ऊपर स्पेंड करेगी, तो इससे क्या होगा? इससे जब आप हेल्थ केयर की बात करते हो तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि एक इकोनॉमी की जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी।
एजुकेशन पे पैसा खर्च करोगे तो इकोनॉमी का लिटरेसी रेट जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप ये बोलो कि इससे कंट्री का एचडीआई भी बढ़ सकता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये सारी चीजें आती हैं, एजुकेशन, हेल्थ केयर और जीडीपी वगैरह वगैरह चीजें ले रहे चीज। फिर आप उसको बोलो एचडीआई बढ़ेगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। फिर आप ये भी बोलो, गवर्नमेंट ये भी कर सकती है कि कंज्यूमर गुड्स की अवेलेबिलिटी बढ़ा दे, कंज्यूमर गुड्स से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है तो इससे भी फायदा हो रहा होगा। ये वाला पॉइंट भी आ सकता है कि भाई आप बोलो कि हमारी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की सप्लाई इलास्टिक हो सकती है, बिल्कुल, बट अगेन टेक्निकल पॉइंट है, लिख सकते हो। फिर यहाँ पर आप एक डायग्राम भी बना सकते हो कि आप जो है वो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को बढ़ा के दिखा दो। आप जो है वो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को यहाँ पर जो है वो बढ़ा के दिखा दो। जब आप उसको यहाँ पर बढ़ा के दिखाओगे तो आप उसको बड़ी आसानी से एक A2 वाला अच्छा ग्राफ बना के, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मॉडल वाला, बड़ी आसानी से जो है वो आप उसको बढ़ा के दिखा सकते हो रियल जीडीपी। ये तो ये वाला डायग्राम आप उसको बना के दिखा सकते हो। ले रहे चीज वही बात है ना, टैक्स रेवेन्यू सारे बढ़ेंगे, इनकम टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा, कॉर्पोरेशन टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, सब बढ़ेगा। सही है। अब आपने बता दिया कि एफडीआई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाता है, अब आप इवेल्युएट करो अपने आंसर को। अब इवेल्युएशन में आप उसको बताओगे कि नहीं भाई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ेगा। पहला क्वेश्चन मार्क तो आप इसी चीज पे लगा दो कि भाई क्या गारंटी है कि एफडीआई और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का कोई लिंक भी बन रहा है, और एफडीआई और जीडीपी का भी लिंक बन रहा है। सही है। मतलब क्या कोई लिंक बनना जरूरी है? सही है। इसमें वो बहुत लंबी हो जाएगी, कर तो सकते हो, लंबी हो जाएगी पर बहुत इरेलीवेंट ना निकल जाओ। आप उसको बोलो एफडीआई जो सबसे पहली जो गंद मचाता है ना आपकी कंट्री में, वो क्या करता है, वो लेबर को एक्सप्लॉइट करने आ रहा है, वो इसी नीयत से आ रहा है। देखो, वो आपकी कंट्री को डेवलप करने नहीं आ रहा, वो अपने फायदे के लिए आ रहा है। तो हो सकता है वो लेबर को एक्सप्लॉइट करे, हो सकता है कि वो लेबर को कम वेजेस दे। क्यों कम वेजेस दे? क्योंकि जाहिर सी बात है अनस्किल्ड लेबर हायर कर रहा होगा। सही है। तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होती है एक लो इनकम कंट्री में, तो वो कम वेजेस देके जो है वो एक्सप्लॉइट कर सकता है, वो कम वेजेस देके वो है एक्सप्लॉइट कर सकता है। क्लियर है ये चीज? फिर आप यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि भाई मल्टीनेशनल और एफडीआई के थ्रू वो लोग जो प्रॉफिट्स कमाएंगे, वो प्रॉफिट्स अपने होम कंट्री वापस भी भेजेंगे, क्योंकि प्रॉफिट विल बी सेंड बैक टू होम कंट्री। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो अपना प्रॉफिट अपनी होम कंट्री वापस बेच रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इस पैसे को री इन्वेस्ट तो कर ही नहीं रहे, तो हमारी कंट्री को तो फायदा ही नहीं होगा। फिर आप ये भी बोलो कि एफडीआई को नहीं फर्क पड़ता आपकी कंट्री में कितना पोल्यूशन हो रहा है, कितना क्या हो रहा है, वो एक्सटर्नैलिटीज को नहीं देखेगा, वो एक्सटर्नैलिटीज को इग्नोर करेगा। और ये जो पोल्यूशन बढ़ रहा होगा, ये आपकी इकोनॉमी में लोगों की हेल्थ को डिटोरिएट कर रहा होगा, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो कम हो जाएगा। फिर आप ये भी कह सकते हो कि अगर एफडीआई के आने से जीडीपी बढ़ भी गया, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये लोगों में इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसा भी हो सकता है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो जाए, जिसकी वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना नहीं बढ़ेगा। फिर आप उसको ये भी बता सकते हो कि भाई एफडीआई के आने से शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो हो रहा है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो हो रहा है, पर लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस इसका बड़ा है। ओवर रिलायंस ना हो जाए, डिपेंडेंट ना हो जाओ, रिसोर्सेज डिप्लीट ना हो जाए तुम्हारी, मल्टीनेशनल तुम्हारी शॉर्ट टर्म बेनिफिट देख के तुम जो है वो बहुत ज्यादा उसको रिसोर्सेज ना दे दो और तुम्हारे रिसोर्सेज को वो डिप्लीट ना कर दे। फिर तुम ये भी कह सकते हो कि भाई अगर एक गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ भी रहा है, अगर एक गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ भी रहा है, इट इज नॉट नेसेसरी that it will be used to increase स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब क्या गारंटी है इस चीज की कि यही पैसा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि पाकिस्तान जैसी कंट्रीज तो अपने डेट को पे ऑफ करेगी ना, जो इतने कर्जे चढ़े हुए उस कर्जों को पे ऑफ करेगी। सही है। आप ये भी कह सकते हो कि एफडीआई ब्लैकमेल करता है, फिर अपनी बातें मनवाता है, होता है ऐसा, टैक्स इंसेंटिव्स मांगता है। और आप इस चीज को भी समझो कि भाई ये एफडीआई जीडीपी एक क्वांटिटेटिव मेजर है, आप क्वालिटेटिव मेजर्स को तो यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ ये देख रहे हो कि जीडीपी बढ़ रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। पर यहाँ पर वही बात आ जाती है, क्वालिटेटिव फैक्टर सारे इग्नोर किए जा रहे हैं। तो अगर मैं इस आंसर को कंक्लूड करूं, तो आंसर तो अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है और हमने पहले भी इसको एक बार देख चुके हैं।
इसको कंक्लूड करें तो ये आपका कंक्लूजन। सही है, तो सिर्फ मटेरियल गुड्स की यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे, क्वालिटेटिव फैक्टर्स की भी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ले रहे, बाकी इसका आंसर फिर आप ड्राइव पे पढ़ सकते हो। जिनको क्वेश्चन 4 में मसला था ना, मैं रेकमेंड करूंगा उसका आंसर लिख लो। कुछ कुछ थे जिनको इशू आ रहा था, मैंने चैट पे जब देखा था, तो काइंडली उसका आंसर लिख लो और डिवैल्यूएशन रिवाइज करो, क्योंकि इसका एक ऑपोजिट क्वेश्चन बन के आ सकता है रीवैल्यूएशन का। कंप्लीट ऑपोजिट हो जाएगा वो, रीवैल्यूएशन का भी आंसर बना सकते हो आप लिख सकते हो। एक डिपेंड्स, आप बोलो ना, एक कंसिस्टेंट गवर्नमेंट रेगुलेशन अगर होगी तब जाके आप मल्टीनेशनल की हरकतें को कंट्रोल कर सकते हो। पर कहीं ना कहीं आपका झुकाव होगा, आप जो है वो उसका उसको इतना नहीं भूल पाओगे, क्योंकि वो आती ही उन्हीं कंट्रीज में जहां पर वो कंट्रीज उस पर डिपेंडेंट हो जाती है। फिर सही है।